मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। मीन्स कि लास्ट टाइम भी हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ा था और टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में हमने एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो हमने यहाँ से डिटेल से पढ़ा था। तो पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ हमारे पास टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की हमारे पास दो टाइप थी जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। एक हमारे पास थी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरी थी हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको मैंने बताया था साइकोसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है केमिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो यही हम डिस्कस करेंगे आज, केमिसॉर्प्शन क्या है। तो केमिसॉर्प्शन में क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो इसके लिए है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है किसके, इसके केस में यहाँ पे वीक बॉन्ड होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट इसका रहेगा हमारे पास केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड बनेगा किसके केस में, केमिसॉर्प्शन के केस में या केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। पहला पॉइंट इसके लिए है केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। ये केमिकल बॉन्ड क्या है, इसी को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे चिपका है, मॉलिक्यूल जो है इसके सरफेस के ऊपर चिपका है, तो इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो पहला पॉइंट लिखा हमने केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। तो बॉन्ड कौन सा, केमिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। किसके केस में बना, केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में बना। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैंने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, वहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनता था, वीक बॉन्ड बनता था मॉलिक्यूल्स का सरफेस के साथ। तो वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती थी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वही मैंने बोला यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए मैंने लिखा केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड का मतलब भी ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो इसका मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। एंथैल्पी क्या है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई मीन्स कि इसका कोई रेंज है, हैविंग रेंज। कितना रेंज है, 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, आपने इसको याद रखना पड़ेगा। मीन्स कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, इसका रेंज होगा 80 to 240 किलो जूल जो एनर्जी रिलीज होगी पर मोल होगी। तो उसके बाद हम इसमें इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, वहाँ पे हमने देखा था वो नॉन स्पेसिफिक था, तो इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। किसके केस में,
केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ पे इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक मीन्स हर कोई मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? सरफेस के साथ। तो उसके बाद मैंने ऐड किया था इसमें, वहाँ पे हमने लिखा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में इट इज़ रिवर्सिबल, तो इट इज़ यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इसको कैसे समझेंगे इरिवर्सिबल को? मान लो ये एक सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चिपका है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है हमारे पास? स्ट्रांग बॉन्ड। और फोर्स कौन सी होगी? स्ट्रांग फोर्स होगी। वहाँ पे कौन सी फोर्स थी? वीक फोर्स थी, और वीक बॉन्ड बनता था। यहाँ पे कौन सा बन रहा है? स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये है ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे सरफेस के साथ एड्जॉर्ब रहेगा, ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा ये बॉन्ड नहीं टूटेगा किसका? मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में। ये किस केस में टूट सकता है? अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे सरफेस को, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम सरफेस को देंगे, तो तब जाके इस मॉलिक्यूल्स की भी अपनी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी, उस एनर्जी से ज़्यादा जब इसको हीट मिलेगी तो बॉन्ड टूटेगा। तो फिर ये कौन सी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी? ये तब फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। नहीं तो वरना इसमें क्या होगा? इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये सरफेस को नहीं छोड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। तो अगर ये इरिवर्सिबल है तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड किसके केस में? केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। मीन्स कि अगर ये मेरे पास सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, ये सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, ये चिपक रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे होगा क्या? मैंने बताया मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। मीन्स कि यहाँ पे बोला था मैंने इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक कम मैंने अभी आपको बताया कि हर कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके नहीं चिपकेगा। यहाँ पे जो लेयर बनेगी मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनी, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएगा भी, ये इसके ऊपर यहाँ पे चिपकने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे चिपकेगा नहीं। फोर्स सिर्फ रहेगी इस मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स रहेगी, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को ये चिपकने नहीं देगी सरफेस। और इसको इसीलिए हम कहते हैं मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो बनती है वो किसके केस में बनती है? हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ज़्यादा हीट देंगे, तो फिर ये बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी भी कोई अपनी एनर्जी होती है, और फोर्स जो होती है इसके साथ जो चिपका सरफेस के साथ, उससे ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगी तो ये बॉन्ड टूटना और ये यहाँ से रिमूव होना शुरू करेंगे। तब ये प्रोसेस जो है हमारे पास वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो वरना नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इरिवर्सिबल नेचर है और स्पेसिफिक इन नेचर है, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। तो फिर से मैं एक बार बताऊंगा, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और केमिकल बॉन्ड जो बनेगा इन ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। तो इसके केस में केमिकल एड्जॉर्प्शन के में कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास? केमिकल बॉन्ड बन रहा है। केमिकल बॉन्ड का मतलब ये हमारे पास है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया इसमें, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने वही लिखा मोर एनर्जी इज रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी उसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होगी। यहाँ पे कितनी होगी उसका हमारे पास रेंज है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग केमिकल एब्जॉर्प्शन, वो आपने याद रखना, 80 to 24 किलो जूल पर मोल। तो उसके बाद अगर ये मैंने बोला एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन हाई, तो मीन्स इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स की पर्टिकुलर गैस जो है वो सरफेस के ऊपर चिपकेगी और बाकी मॉलिक्यूल उस पर चिपकने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ पे चिपकेंगे नहीं। तो वो लेयर जो बनाएगा मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा, और ये जो प्रोसेस जो होगा ये इरिवर्सिबल इन नेचर होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो ये था हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन।
तो इसके बाद इफेक्ट ऑफ हम देखेंगे प्रेशर का क्या है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है इस पे, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब ग्राफ मैं बनाऊंगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, पहले एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। मेंस के इनिशियली हम लिख सकते हैं इनिशियली एब्जॉर्प्शन increases, then it becomes constant, then it becomes constant। मेंस की पहले क्या होगी, एब्जॉर्प्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, अभी मैंने आपको समझाया था। अगर ये सरफेस है तो ग्राफ किसके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग किसके बना रहा हूँ मैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में। तो मैंने बताया आपको केमिकल एब्जॉर्प्शन में जब मैंने ग्राफ बनाया, पहले क्या होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। ये सरफेस है, ये एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। ये देखो एब्जॉर्प्शन सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये ग्राफ बढ़ा, उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, मैंने बताया अगर फिर भी मॉलिक्यूल आएंगे बाहर से, ये मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे चिपकने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे चिपकेंगे नहीं। तो इसका मतलब अगर नहीं चिपकेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। वही मैंने बताया, ग्राफ बनाया। जब पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ये ग्राफ जो है ये बढ़ता जाएगा और उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। बाद में एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी ही नहीं, दैट मीन्स कांस्टेंट। जितनी एब्जॉर्प्शन होनी थी सरफेस के ऊपर वो होगी, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे बनी, इसलिए बाद में क्या हो गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इनिशियली एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, मैंने लिख दिया नीचे, देन इट बिकम कांस्टेंट, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे जो ग्राफ है ये हमारे पास टेम्परेचर और ये हमारे पास x/m। तो यहां पे ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप का कर्व बनेगा, पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी फिर कम हो जाएगा। इसका ये मतलब है इनिशियली सम हीट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे इनिशियली सम हीट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। मैंने लिखा कि यहाँ पे हमने ग्राफ जो बनाया x/m OT, x/m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, यहाँ पे पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है फिर घट रही है टेम्परेचर के अगेंस्ट। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इनिशियली सम हीट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। मीन्स कुछ हीट रिक्वायर्ड है, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जो हम ये इनिशियली सम हीट देते हैं किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, एरो का मतलब बढ़ गया, ये जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी क्या हो, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन का एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट।
रिएक्शन का एक्सटेंड हो, रिएक्शन आगे आगे बढ़ती जाएगी। अगर रिएक्शन आगे आगे बढ़ती गई, इसका मतलब हमारे पास जो है वो x/m जो है वो बढ़ता जाएगा, x/m इंक्रीज हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जब उनको मिलेगी तो वो आगे प्रोसीड करेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई हमारे पास, इसका मतलब एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो जब रिएक्शन आगे आगे बढ़ती जाएगी तो एड्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। तो अगर हम पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इफ वी हीट द सरफेस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, इफ वी हीट द सरफेस देन जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग। जो बॉन्ड जो हमारे पास है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद एड्जॉर्प्शन क्या होती जाएगी, वो हमारे पास कम होती जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा और एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या किसके अगेंस्ट लिया मैंने ग्राफ, x/m और Tchem। इनिशियली हमें क्या चाहे, कुछ हीट चाहे हमें इनिशिएट करने रिएक्शन को स्टार्ट, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब मैंने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच में एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन का एक्सटेंड हो जाएगा, रिएक्शन आगे आगे बढ़ती जाएगी। अगर रिएक्शन आगे बढ़ती तो एब्जॉर्प्शन क्या होती जाएगी, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती जाएगी। अगर पर्टिकुलर सरफेस पे हम देखेंगे, हीट करेंगे, तो वहाँ की क्या है, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हमारे पास वो कम होती जाएगी। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा आज, जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया वो हमारे पास था टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, उसका इफेक्ट देखा हमने प्रेशर का भी, टेम्परेचर का उसके ऊपर। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा केमिकल एब्जॉर्प्शन और उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी देखा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। थैंक यू।